नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो दो आर्टिकल का डिस्कशन किया जाएगा आज का। पहला आर्टिकल हम देखने वाले हैं, पार्टिकुलरली ये भारत और चाइना की रिलेशनशिप को बताता है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे करके भारत की इकोनॉमी आज के समय में चाइना के ऊपर निर्भर है। भारत यदि अपने आप को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहता है तो वो चाइना के बिना होने वाला नहीं है। कैसे नहीं होगा, कैसे करके हमारे देश की इकोनॉमी चाइना के ऊपर निर्भर है। आज के समय में ऐसा है कि बहुत सारे जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े, कहना चाहिए, संस्थाएं, ग्रुप बने हैं या फिर वहाँ के जो मेन लीडर हैं, नेता लोग हैं, वो भारत सरकार से बोल रही हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो चाइनीज़ एक्सपर्टाइज है, टेक्नीशियन हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, मशीनों के जो मालिक हैं, उनके लिए वीज़ा जारी करिए। लेकिन भारत क्या है, जल्दी से ये चीज़ करता नहीं है। सिक्योरिटी का हवाला दे करके, इंटीग्रिटी का हवाला दे करके, सोवरनिटी का हवाला दे करके आज के समय में ऐसा हो गया है हमारे पास में मशीन तो है, ठीक है, लेकिन जितना आप इस मशीन से प्रोडक्शन ले सकते हैं उससे कहीं ज्यादा चाइना ले ले रहा है। ऐसी क्या बात है? ये चीज यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम खुद बात कर लें, भिलाई स्टील प्लांट की बात करें, जर्मनी की सहायता से हमने मशीनें यहाँ पर लगा ली। कुछ खराबी होती है, कुछ प्रोग्रामिंग हो गया, कहीं कुछ फॉल्ट आ गया, तुरंत जर्मनी वालों को बुला के लेके आते हैं। इसका मतलब यही है ना भाई, इकोनॉमी को चलाना है, प्रोडक्शन को चलाना है, तो हम किसके ऊपर निर्भर हो गए? जर्मनी के ऊपर निर्भर हो गए। ठीक इसी प्रकार से चाइना की भी बात यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद अगला जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं ये मशीन अनलर्निंग से रिलेटेड है। मशीन लर्निंग के बारे में तो हमने सुना ही होगा। हम मशीनों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो कम से कम इंसान के जैसे सोचने लग जाए और इंसान के जैसे काम करे। लेकिन हम मशीनों को ये भी ट्रेनिंग देंगे कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या करना है ये तो हम सिखाई देते हैं, इतना हाथ ऊपर उठाना, इसके बाद यहाँ तक ले जाना, उसके बाद डाउन कर लेना, ये तो हमने सिखा दिए उसको। लेकिन हमने उसको ये भी सिखाना है कि इससे ज़्यादा मत जाना, इससे ज़्यादा यदि गया मतलब काम ही मत करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि मशीन अनलर्निंग के अंतर्गत कंप्यूटर में, जैसे आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो बहुत सारे हेट स्पीच, चैट, दुनिया भर की जो चीज़ें हैं ना, ये हमको देखने को मिलती हैं। तो हम कंप्यूटर को ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको एकदम कचरे की तरह बाहर फेंक सकें। तो ये जो कचरा है ना, इसी को मशीन अनलर्निंग बोला जाता है। तो ये काम कोई आसान नहीं है, क्योंकि इस काम को करने के लिए आदमी बैठाया जाता है, वो चेक करता है, इसके बाद ही वो चीज़ों को हटाने का काम करता है। तो मशीन अनलर्निंग से रिलेटेड यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। चलते हैं दोस्तों और देखते हैं इस पहले आर्टिकल को, जो कि भारत और चाइना की रिलेशनशिप को बताता है। पार्टिकुलरली देखिए, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, तेज़ी के साथ में किसके ऊपर निर्भर कर रही है आज के समय में? फॉरेन एक्सपर्टाइज के ऊपर। हमारी जो कंपनी है, क्योंकि कंपनी में जो मशीनें रहती हैं ना, बाहर से मंगवाई जा रही हैं। और पार्टिकुलरली हम सबसे पास की बात कर लें तो चाइना की हम बात कर रहे हैं। मशीनें तो हमने ला लिए हैं, लेकिन मशीन से हम उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं जितना चाइना कर ले रहा है। उसका मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं यदि बिगड़ जा रही है, लोगों को ट्रेनिंग तक नहीं हम दे पाए हैं। तो ये सब कैसे करके पॉसिबल है? ये सब फॉरेन एक्सपर्टाइज के माध्यम से ही संभव है। पार्टिकुलरली हम चाइना की बात कर रहे हैं। चाइना आज के समय में मैन्युफैक्चरिंग का इतना बड़ा खिलाड़ी कैसे करके बन गया है, उसका क्या रीज़न है, इसका भी यहाँ पर हम जिक्र करने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, जैसे कि जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं, इन्होंने वादा किया था कि हम चाइनीज़ लोगों को और भी ज़्यादा वीज़ा प्रोवाइड करेंगे ताकि वो लोग इंडिया आ सकें और अपना काम कर सकें। ऐसा क्यों दिया जा रहा है भाई? वीज़ा इतना ज़्यादा देने की क्या ज़रूरत है? उसका रीज़न ये है, जो चाइनीज़ टेक्नीशियन है वो हमारे यहाँ पर आएंगे और ये इंडियन बिजनेसेस को
हेल्प करेंगे अर्जेंटली, ताकि हमारे देश का जो प्रोडक्शन है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, आगे बेहतर तरीके से बढ़ सके। अब हम बात करें जैसे कि राजेश कुमार सिंह की, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, रिसेंटली उन्होंने एक्सेप्ट किया था इस क्लेम को कि जो इंडियन कंपनीज हैं, हमारे इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट स्किल गैप देखने को मिल रहा है। किस किस के बीच में? चाइनीज़ एंड इंडियन फैक्ट्री सुपरवाइजर एंड वर्कर। चाइना के सुपरवाइजर और इंडिया के सुपरवाइजर, चाइना के वर्कर और इंडिया के वर्कर, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इस चीज़ को फुलफ़िल करने की ज़रूरत है, इस गैप को भरने की ज़रूरत है। जैसे कि ये जो चाइनीज़ प्रोफेशनल्स होते हैं ना, ये हाईली प्रोडक्टिव रहते हैं। एक वेल्लोर बेस्ड मैन्युफैक्चरर ने एक्सप्लेन किया था कि जो चाइनीज़ प्रोफेशनल्स रहते हैं काफ़ी हाईली प्रोडक्टिव माने जाते हैं। जैसे कि आपको ये मदद कर सकते हैं कि आप कैसे करके 150 आइटम तैयार कर सकते हैं एक ही मशीन से, जो कि हम आज के समय में 100 बना रहे हैं, 100 पैदा कर रहे हैं, लेकिन चाइना की मदद से हम लोग 150 बना सकते हैं, चाइनीज़ प्रोफेशनल। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन हैं, उन्होंने ज्वाइन किया था कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा देना चाहिए इस प्रकार चाइनीज़ टेक्नीशियन को, ताकि हमारे यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तेज़ी के साथ में आगे बढ़ सके। कुल मिलाकर के देखा जाए ना, हम जो है मशीन का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, प्रोडक्टिवली बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं चाइनीज़ टेक्नीशियन की सहायता से। चाहे वो फुटवेयर हो, चाहे वो टेक्सटाइल वाला एरिया हो, ठीक है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक है, इंडियन बिजनेसेस ने मशीनें खरीद लिए हैं चाइना से, लेकिन उनका बेहतर तरीके से, प्रोडक्टिवली तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको चाइनीज़ टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। वो लोग आते हैं, सुधार के चले जाते हैं, ठीक है। मशीन तो ले लिए हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस कैसे, उससे ज़्यादा हम चीज़ें बना सकते हैं, ये चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं हो पाई हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए, ये जो मशीन होती हैं एक प्रकार से स्थिर हैं, आइडियल है, एंड जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर है हम उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। गौतम अडानी का जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो भी वेट कर रहा है कि चाइनीज़ वर्कर यहाँ पर आ जाते तो हम बेहतर तरीके से काम कर पाते। अब भारत जो है आत्मनिर्भर बनना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, लेकिन स्किल डेफिसिट हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, स्किल की कमी है हमारे यहाँ पर। अब आप खुद ही देख लीजिए ना, क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि स्कूल से निकला हुआ बच्चा कभी इलेक्ट्रीशियन का काम कर लेगा कि स्कूल में वो सीख लिया अब इलेक्ट्रीशियन बन जाएगा? नल फिटिंग, पाइप फिटिंग, ये सारी चीज़ें क्या वो कर सकता है? ये तो छोटी मोटी बातें हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का काम, इसके लिए अलग से ट्रेनिंग उसको देना पड़ेगा। अब उसके लिए उसके पास पैसा होना चाहिए, तब तो वो सीखेगा काम। तो यहाँ पर कहना चाहिए स्किल की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे यहाँ पर। अभी तो खाली हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, आगे हम यदि कंप्यूटर रिपेयरिंग की बात कर लें, लैपटॉप रिपेयरिंग की बात कर लें, और भी उसके आगे जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ठीक है, सीएनसी मशीनें, ये तो बहुत दूर की बात हो जाती हैं, क्योंकि आईटीआई और पॉलीटेक्निक में अभी तक इनके ऊपर ना कोई प्रैक्टिकल होता है, ना कोई चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब जैसे कि हम जहाँ पर लो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन जहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर भी काफ़ी एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत पड़ रही है आज के समय में। लेकिन चाइना इस मामले में काफ़ी आगे निकल गया था पिछले 40 साल में। अब ये विश्व की मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। इसके जो एक्सपर्ट हैं काफ़ी लेस एक्सपेंसिव हैं, एंड देन दोज फ्रॉम एल्सवेयर। दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाओगे, सबसे सस्ते में आपको यहीं पर मिलेंगे इसके जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं वो। अब भारत जो है इतने आसानी से वीज़ा चाइनीज लोगों को दे नहीं रहा है। उनका कहना है सिक्योरिटी रीजन के चलते चलते हम ऐसा कर रहे हैं। तो जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं इनके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो इसके ऊपर सरकार नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न बताता है। लेकिन ये जो चाइनीज़ लोग हैं ना, इंडिया की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं।
लोवेस्ट लेवल पर जो ग्लोबल स्किल है, कहना चाहिए इंडिया को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, पूरी दुनिया की यदि हम बात करें ना, दुनिया भारत के लिए इंतज़ार करने वाली नहीं है। यदि हमारे पास में फॉरेन टेक्निकल असिस्टेंस नहीं है, साथ ही साथ जो अपग्रेडेड डोमेस्टिक एजुकेशन सिस्टम नहीं है जैसे कि चाइना में है, तो जो जॉब रिच प्रॉस्पेरिटी है वो एक, कहना चाहिए, सपना ही बन करके हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, हमें हमारा जो डोमेस्टिक एजुकेशन है जैसे कि चाइना में है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। अब वही बात करी जाती है कि भाई भारत वीज़ा में कटौती आखिर क्यों कर रहा है। पिछले साल की यदि हम बात करें तो जो नंबर ऑफ वीज़ा है जिनको चाइनीज़ पर्सनल को हम दिए थे वो कितना पहुंच गया है, वो 2000 था। एक सिक्योरिटी ड्रिवन माइंडसेट हैज़ टेकन ऑन रूट। इस साल हम देखते हैं कि लगभग 1000 वीज़ा ही जारी किए गए थे इस प्रकार के चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रोफेशनल्स को। ठीक है, अब हम बात करें जैसे कि हाल फिलहाल में 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में ट्रूप्स में क्लैशेस हमको देखने को मिला था। तो जो चाइनीज़ नेशनल है 2019 में रिसीव किए थे 2 लाख वीज़ा, लेकिन ये जो नंबर है शार्पली तेज़ी के साथ में गिरावट हमको देखने को मिली है, क्योंकि 2020 में इंडिया और चाइना बॉर्डर में क्लैशेस हमको देखने को मिला था, मिलिट्री में झड़प हुई थी। इंडियन ऑफिशियल आरोप लगाते हैं चाइना के ऊपर कि वो वीज़ा की जो कंडीशन है उसको वायलेट करते हैं एंड मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड मुद्दा जो है उठाया जाता है उनके ऊपर। अब देखिए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर के जो ऑफिशियल हैं इन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि एक कैबिनेट मिनिस्टर ने बोला था कि हम जो है स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है, ये एश्योरेंस करेंगे कि जो ट्रैवल कंडीशन है वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। यदि वायलेट नहीं होती हैं तो हम आसानी से वीज़ा जारी कर देंगे, ऐसे एक कैबिनेट मिनिस्टर में ये बात कही थी। अब भारत कैसे करके इंटीग्रेट कर सकता है फॉरेन नॉलेज को, अब ये आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चाइना ये सारी चीज़ें ऑलरेडी से कर चुका है। विदेशी ज्ञान की बात करें और शिक्षित वर्कर की बात करें तो जो ईस्ट एशियन इकोनॉमिक हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जो फॉरेन नॉलेज होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है यदि हमें डेवलपमेंट लेकर के आना है तो। ठीक है, इससे हमारे जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको हम एजुकेट कर सकते हैं। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी कम वीक है एंड कोरिया से हमें सीख लेने की ज़रूरत है। यही सब के चलते चलते जो फॉरेन एक्सपर्टाइज होती है इनकी ज़रूरत आज के समय में हमें अर्जेंटली है। 1980 के दशक में देखें तो जो कोरियन बिजनेसेस हैं इन्होंने फॉरेन मशीन लेकर के आई थी, इसके बाद मशीनों को इन्होंने डिसमेंटल किया, इसके बाद फिर से उनको रिवर्स करके, कहना चाहिए क्या कर दिया, खोले और फिर से कस दिए उनको, आप ये बोल सकते हैं। इसके बाद कोरिया लगभग 3 दशक तक 3 डिकेड्स की बात करें एक सॉलिड एजुकेशनल फाउंडेशन के तौर पर उभरा एंड नीडेड मिनिमल ह्यूमन असिस्टेंस। इसको बहुत कम ह्यूमन असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब चाइना की यदि हम बात करें कि चाइना आज के समय में इतना आगे क्यों से बढ़ गया है, कैसे करके बढ़ गया है। चाइना ने अपनी जो ग्रोथ है ना तेज़ी के साथ में जारी रखी थी 1980 के दशक से। ठीक है, उस समय में कोरिया से भी ज़्यादा कमज़ोर इसका एजुकेशन बेस था। शिक्षा के मामले में उस समय चाइना बहुत पिछड़ा हुआ था। फिर भी यदि हम देखें ब्रीथ एंड द क्वालिटी ऑफ द चाइनीज़ प्राइमरी एजुकेशन की, ये अचीव की गई थी कम्युनिस्ट एरा में। ठीक है, हैड प्राइम्ड इट फॉर रैपिड डेवलपमेंट। तेज़ी के साथ में रैपिड डेवलपमेंट का काम किया गया था इसमें। ठीक है, एज ए वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट प्रिडिक्टेड इन 1981। ये सब चीज़ें कहाँ से बताई जा रही हैं, 1981 में वर्ल्ड बैंक ने ये सब प्रिडिक्शन किया था। अगला जो कदम उठाया गया था चाइना की तरफ से
वो था डेंग जियोपिंग के टाइम पीरियड में। वो काफ़ी अच्छे तरीके से जाने जाते थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैसे तैयार करना है। तियानमेन स्क्वायर की बात करें, इन्होंने सेंड किया था सीनियर पॉलिसी मेकर्स को इंटरनेशनल स्टडी करने के लिए। इंटरनेशनल स्टडी टूर में इनको भेजा जाता है, ठीक है। एंड बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि आप जो है ग्लोबल नॉलेज लेकर के आइए चाइना में, यहीं पर बनाइए और हमारे लोगों को ट्रेनिंग दीजिए। इससे क्या होता है, फॉरेन नॉलेज और चाइना का लोकल नॉलेज आपस में मिलता है और इससे चाइना धीरे धीरे करके आप देखेंगे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है आज के समय में। चीन के स्कूल सिस्टम की हम बात करें तो ये भी कहना चाहिए वर्ल्ड लेवल पर बहुत टॉप क्लास में है। 2018 से ही देखा जाए चाइनीज़ स्कूल स्टूडेंट वर्ल्ड के बेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत माने जाते हैं। ये बात कही गई है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, इसको कंडक्ट कराया गया था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ने कंडक्ट कराया था और बोला था कि जो चाइनीज़ स्कूल स्टूडेंट रहते हैं ना, ये विश्व के बेहतरीन एजुकेशन पा रहे हैं। अब ये जो सक्सेसिव पिज़्ज़ा एवोल्यूशन है एंड जो इंटरनल चाइनीज़ असेसमेंट है, इस चीज़ ने बता दिया है कि जो एवर लार्जर नंबर ऑफ चाइनीज़ चिल्ड्रन है वो अचीव कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास लेवल ऑफ लर्निंग को। इंडिया ने पिज़्ज़ा में पार्टिसिपेशन चालू किया था 2009 में, लेकिन बाद में अपने आप को पीछे खींच लिया था, ठीक है, क्योंकि कहना चाहिए हम लोग उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। वहीं यदि हम बात करें भारत के एजुकेशन सिस्टम की, तो भारत अभी तक क्या काम किया है, बस गांव-गांव में 5वीं तक 8वीं तक स्कूल खोल दिया है ताकि खाली बच्चे लिखना और पढ़ना सीख सकें। लेकिन वो भी आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया, लोगों को लिखना और पढ़ना उतना ज़्यादा पहले के जैसे नहीं आता है, क्योंकि पढ़ाई भी अब पहले के जैसे नहीं रही है। सरकारी स्कूल की तो क्या कंडीशन है, यहाँ आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भारत ने अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बिल्डिंग बनाया है एंड बच्चों को इनरोल करने की कोशिश करी है स्कूल में, ठीक है, लेकिन ये जो स्कूल है बच्चों को बहुत कम ही शिक्षित कर पाए हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एरिक हॉन्सेक ने पॉइंट आउट किया है कि मात्र 15% जो इंडियन स्कूल स्टूडेंट हैं इनको बेसिक रीडिंग एंड अर्थमेटिक स्किल आता है। नॉर्मल पढ़ना, जैसे आप किताब पढ़ते हैं ना, और जोड़ना घटाना, दुकान गए हैं कितने रुपए वापस मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मात्र 15% बच्चे ही कर पा रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी में। वहीं 85% चाइनीज़ चिल्ड्रन हैव दोस स्किल। लेकिन चाइना की बात करें तो चाइना में 85% बच्चे ऐसा काम कर सकते हैं, भारत में मात्र 15% बच्चे ऐसा काम कर सकते हैं। और आगे यदि हम बढ़ें तो चाइना के कॉलेज सिस्टम, यूनिवर्सिटी सिस्टम की हम बात कर लेते हैं, तो ये भी कहना चाहिए चाइना की जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती हैं, चाहे वो कंप्यूटर का क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, मैथमेटिक्स का क्षेत्र हो। चाइनीज़ साइंटिस्ट आज के समय में ऐसा हो गया है कि अप्लाइड साइंसेस में अलग अलग क्षेत्र में महारत हासिल करते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक जो वर्ल्ड लीडर है, कहना चाहिए किस मामले में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में, सोलर टेक्नोलॉजी के मामले में, चाइना आज के समय में ऐसा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन आज का समय ऐसा चल रहा है, देखिए वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, ये लोग क्या काम करते हैं, चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगा देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि चाइना का माल वहाँ सस्ता हो रहा है। इंडिया भी वैसे ही करने का काम करता है, लेकिन बोला जा रहा है कि इस प्रकार से ब्लॉकेट लगाने से, चाइनीज़ लोगों को वीज़ा नहीं देने से ना काम नहीं बनने वाला है। तो ये सब जो अनुचित प्रतिस्पर्धा का शोर हमेशा मचाते रहते हैं कौन लोग, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़, एंड इसके ऊपर क्या है, हमेशा से सैंक्शन लगा देंगे या फिर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देते हैं।
मतलब चीन से सीख लेना नहीं चाहते हैं लोग। वहीं यदि हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं कि कोरोना जब आया था ना, कोरोना आने के बाद हम देखते हैं कि भाई हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी देखने को मिली। साथ ही साथ जो जॉब लॉस है वो तेज़ी के साथ में हुआ था। यहाँ तक कि जो लोग आईआईटी से ग्रेजुएट हुए हैं वो तक जॉब को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। आज की कंडीशन ये हो गई है। साथ ही साथ जो आईटी सेक्टर की जो जॉब है वो तेज़ी के साथ में गिरावट हमको देखने को मिल रहा है। तो जो बेंगलुरु को आईटी इकोनॉमी है, सपोर्ट, मेंटेनेंस एंड बेसिक कोडिंग रोल जो अदा करती है, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ खोजी जा रही हैं गिग इकोनॉमी में। आईटी जॉब तेज़ी के साथ में कहना चाहिए हमको गिरावट देखने को मिली है। 2023 में कितना 5 मिलियन लगभग, ठीक है। हमारे पास में तो 600 मिलियन की कहना चाहिए वर्कफोर्स है, लेकिन रोजगार कितने लोगों को मिल रहा है? 5 मिलियन लोगों को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कंडीशन खराब है। इसके अलावा मार्टिन वोल्फ द फाइनेंशियल टाइम ने प्रेडिक्शन किया था इंडिया को लेकर के। बोला जाता है कि हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जो कि अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर पाया है एंड प्रोवाइड इट्स वास्ट मिलियन विथ डिग्निफाइड जॉब इज ऑन कोर्स टू बी ए ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर। भारत यदि ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहता है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? अपने बच्चों को एजुकेट करना है, लोगों को जॉब देना है। यदि दो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं तो दुनिया में आप सुपर पावर कैसे करके बन जाएंगे? ये चीज़ बोला जाता है फाइनेंशियल टाइम्स में। भारत ने एक चीज़ तो है कि भाई China+1 की जो स्ट्रेटजी है उसको मिस कर दिया है। China+1 मतलब अब बड़े बड़े जो विकसित देश हैं वो क्या सोचते हैं कि चाइना के साथ कम से कम ट्रेड करें। तो जो चीज़ चाइना के साथ हम कर रहे हैं वो चीज़ दूसरी कंट्री भी हमको देखना पड़ेगा, जैसे कि इंडिया की तरफ। लेकिन इंडिया की तरफ ना देख करके लोग कहाँ जा रहे हैं? मैक्सिको चले गए हैं, वियतनाम चले गए हैं, ठीक है। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको हम कहना चाहिए हासिल नहीं कर पाए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं इस नेक्स्ट आर्टिकल को, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एआई से रिलेटेड हमने बहुत सारे आर्टिकल देखे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे करके रेगुलेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसा सिस्टम ही बना देते हैं जैसे कि आप कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं। हम कंप्यूटर में ऐसे प्रोग्राम यदि डाल दें कि उसमें से हेट स्पीच या फिर और भी जो बहुत सारी कहना चाहिए मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर अन्य प्रकार की जो गंदगी है उसको कंप्यूटर अपने आप ही फॉरगेट कर देगा। ऐसा यदि कर सकता है कंप्यूटर तो इसको हम बोलेंगे मशीन अनलर्निंग। क्या करना है ये तो हमने सिखा दिया है कंप्यूटर को, उसको बोलेंगे मशीन लर्निंग। लेकिन अनलर्निंग क्या है कि वो अपने आप से कैसे करके डेटा को डिलीट कर सकता है। अब जैसे फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, बहुत सारे आप एकदम फर्जी टाइप की पोस्ट देखते हैं। तो ये फर्जी पोस्ट किसी की भी काम की नहीं है। साथ ही साथ कहना चाहिए हो सकता है किसी को नुकसान पहुंचा रही है, हो सकता है किसी को हेट स्पीच देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या ऑटोमेटिक डिलीट हो सकती हैं। तो ये मशीन अनलर्निंग के माध्यम से ही पॉसिबल है। मशीन अनलर्निंग पॉन्डर्स अपॉन द क्वेश्चन। मशीन अनलर्निंग इस बात पर विचार करता है कि कैसे करके हाउ कैन वी मेक मशीन फॉरगेट डाटा फ्रॉम ट्रेंड एआई मॉडल। हमने एआई ट्रेंड मॉडल बनाए हैं, कैसे करके अब वो मशीन जो है डेटा को फॉरगेट कर सकती है जो कि हमारे काम का नहीं है या फिर उस मशीन के या फिर वो ऐप के काम का नहीं है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। मशीन अनलर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक सब फील्ड माना जाता है, उसी का ही आप कह सकते हैं एक शाखा है। इसके अंतर्गत हम कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग डेटा पॉइंट को हटा देते हैं। हमने एक ट्रेंड मॉडल तैयार किया था, ठीक है,
और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। हम क्या काम कर रहे हैं, हम ऐसा मॉडल तैयार कर दे रहे हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग तैयार कर दे रहे हैं कि कोई ये स्पेसिफिक ट्रेनिंग डेटा पॉइंट को हटा देगा वहाँ से। वहीं यदि हम अनलर्निंग के गोल की बात करें to make the updated model behave as if it was never trained on the removed data point। कुल मिलाकर के देखा जाए हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इससे क्या होगा, जो अनलर्निंग का लक्ष्य होता है ना, अपडेट किए गए मॉडल को इस प्रकार व्यवहार करने के लिए तैयार करना है कि उसे हटाए गए डेटा बिंदुओं पर कभी प्रशिक्षित किया ही नहीं गया है। वो चीज़ आपको सिखाई नहीं गई तो वो काम आप क्यों कर रहे हो। ऐसा हम चीज़ तैयार करना चाहते हैं मशीन में, कंप्यूटर में। अब ये चीज़ देखा जाए क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे कॉपीराइट प्रोटेक्शन। अब किसी ने यूट्यूब में ऐसा वीडियो डाल दिया है जो कि कॉपीराइट का वायलेशन कर रहा है, तो अपने आप वो वीडियो डिलीट हो जा रहा है। कैसे करके संभव है? मशीन अनलर्निंग के माध्यम से संभव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेफ्टी, इसके अलावा रिमूविंग हैजार्डियस नॉलेज, रिमूविंग मॉडल पॉइजन एंड बैकडोर्स, रिमूविंग मैनिपुलेटिव बिहेवियर, बायसेस एंड टॉक्सिसिटी को हटाना, पावर सीकिंग टेंडेंसी को ख़त्म करना, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस को अडाप्ट करना, ठीक है, एंड फोकसिंग ऑन रिलेवेंट डाटा, जनरलाइजिंग, मेकिंग प्रिडिक्शन, रिस्पॉन्डिंग टू नॉवल सिनेरियोज, प्रोटेक्टिंग यूजर प्राइवेसी, साथ ही साथ इरेजिंग इनएक्यूरेट और आउटडेटेड इंफॉर्मेशन, रिमूविंग हार्मफुल मैनिपुलेटेड और आउटिलियर डाटा, एंड बूस्टिंग फेयरनेस इन मॉडल। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत करी जाती हैं? मशीन अनलर्निंग के अंतर्गत ये सारे काम किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये आज के समय में ऐसा हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेज़ी से हो रहा है। कहाँ कहाँ पर? बायसेस, मिस इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी को ब्रीच करने में एआई का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा। जैसे कि किसी की बॉडी में किसी का सर लगा देते हैं और नेक्ड या फिर न्यूड फोटो, न्यूड वीडियो जो है शेयर कर दिया जाता है। अब उनको तो पता ही नहीं रहता है कि ये मेरा वीडियो है, कहाँ कहाँ वायरल हो जाता है, उनको पता ही नहीं चल पाता। तो ये सारी चीज़ों को मशीन अनलर्निंग के माध्यम से रोका जा सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, कभी कभी तो फेक वॉइस का इस्तेमाल कर लिया जाता है एआई के माध्यम से। तो इन सारी चीज़ों को कैसे करके हम रोक सकते हैं, इसके लिए मशीन अनलर्निंग की कल्पना करी जाती है। आज के समय में पॉलिसी मेकर फेस कर रहे हैं मशीन लर्निंग की कॉम्प्लेक्सिटी मॉडल को, ठीक है, जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड डीप न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से संभव हो पा रहा है। आज के समय में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है फिड्यूसरीज़ को कि वो इफ़ेक्टिव तरीके से करेक्ट कर सकें, कंप्लीट कर सकें, अपडेट कर सकें एंड इरेज कर सकें सेंसिटिव डाटा को कंप्यूटर सिस्टम्स में। फिड्यूसरीज़ का यहाँ पर बार बार उल्लेख आएगा। तो आसान शब्दों में कहें ना, तो जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर प्रोसेसिंग कर रहे हैं बैठ करके या जो खुद ही प्रोग्राम बना रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए है ये। तो आज के समय में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा है ना कि करेक्ट करना, कंप्लीट करना, अपडेट करना, इरेज करना सेंसिटिव डाटा को कंप्यूटर सिस्टम से बहुत मुश्किल होते जा रहा है। इसी सब के चलते चलते हम देखते हैं एआई, बायसेस, इंफॉर्मेशन ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, ये सारी चीज़ें तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रही हैं। अब पॉसिबल सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो पॉसिबल सॉल्यूशन है भाई मशीन अनलर्निंग का। पहली बार इसको बढ़ावा दिया गया था बाय काओ एंड यंग, कहाँ पर? टुवार्ड मेकिंग सिस्टम फॉरवर्ड विथ मशीन अनलर्निंग। तो MUL के अंतर्गत विचार किया जाता है एक क्वेश्चन के ऊपर कि कैसे करके हम कंप्यूटर को ये बोल सकते हैं कि भाई आप डेटा को फॉरगेट कर दीजिए एआई मॉडल से आप जो सीखे हैं उससे। तो एक एल्गोरिदम है, वो उसको हम ऐड करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल में, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, डिलीट कर पाएँ
फॉल्स, इनकरेक्ट, डिस्क्रिमिनेटरी, आउटडेटेड एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। तो हम क्या करते हैं, एक एल्गोरिदम तैयार कर देते हैं कि इस प्रकार का जो चीज़ें हैं, इस प्रकार की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, इसको आपको डिलीट करना है। अब डाटा लाइनेज की बात करें, ठीक है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है आज के समय में कि हम ट्रैक कर पाएँ डाटा को एज इट कैन बी यूटिलाइज फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि डेटा का मल्टीपल ऑब्जेक्टिव के लिए यूटिलाइजेशन हो रहा है। यही सब चीज़ें हैं जिसके चलते चलते जो वेब ऑफ एल्गोरिदम है ना, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसी को हम डाटा लाइनेज बोलते हैं। ये बुरी तरीके से प्रभावित करता है इसकी क्वालिटी को, एंड इसी के चलते चलते मैनिपुलेशन हो जा रहा है, एडवर्सियल आउटपुट मिल रहा है, एंड डिफ़िकल्ट हमको जा रहा है लोकेटिंग में, रिमूविंग में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज पा रहे हैं। इससे भी ज़्यादा तो ये है कि यहाँ पर कोई ऐसी सैंडबॉक्स अप्रोच नहीं है। मतलब सैंडबॉक्स अप्रोच मतलब ऐसी कोई चीज़ जिससे हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकें, कि कैसे करके चूज़ करना है, कैसे करके प्रोसेस करना है किसी भी डेटा को इस प्रकार के मॉडल में। साथ ही साथ देयर इज़ ए आल्सो प्रोवन पॉसिबिलिटी ऑफ हैकर्स, हैकिंग की भी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये लोग इंसर्ट कर देते हैं मैनिपुलेटेड डाटा को ताकि प्रोड्यूस कर सकें बायस्ड रिजल्ट को, जिसी को डाटा पॉइजनिंग बोलते हैं। अच्छा डाटा था, अच्छी इन्फॉर्मेशन की थी, लेकिन उसको इन्होंने क्या कर दिया है, मिस इन्फॉर्मेशन में बदल दिया है, उसी को बोलते हैं डाटा पॉइजनिंग। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि सिंपली आप पूरा का पूरा डाटा सेट को डिलीट कर दीजिए, डाटा प्रूनिंग एंड रीट्रेनिंग द एंटायर एएमआई मॉडल, फिर से नई सी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो। लेकिन इससे जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है ना, वो इन्फ्लेटेड हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा अनड्यू डिले हमको देखने को मिलता है डाटा फिड्यूसरीज को। इसके साथ ही साथ कैरिंग द रिस्क ऑफ लॉसिंग सब्सटेंशियल एक्यूरेसी, हो सकता है कि अब पहले वाली एक्यूरेसी फिर से ना आ सके, इसलिए हम पूरा डिलीट करके फिर से ट्रेनिंग दें, ये चीज़ काफ़ी हमको महंगी पड़ जाएगी। तो जो MUL है ना, आज के समय में ट्रैक्शन गेन कर रहा है, ठीक है, चर्चा का विषय बन रहा है, क्योंकि ये एक वायबल ऑप्शन माना जाता है डाटा फिड्यूसरीज में। जैसे कि IBM की हम बात करें, जहाँ पर जो मॉडल्स तैयार करे जा रहे हैं, इनका टेस्ट किया जाता है ताकि इन्हेंस कर सकें अनलर्निंग एक्यूरेसी को, इंटेलिजिबिलिटी को, एंड रिड्यूस किया जा सके अर्निंग टाइम को, एंड कॉस्ट एफिशिएंसी को। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमको 3 अप्रोचेस अपनाने की ज़रूरत है ताकि इस चीज़ को हम ठीक कर सकें। पहले नंबर की जो अप्रोच है वो प्राइवेट सेक्टर वाली अप्रोच है, जिसको हम प्राइवेट अप्रोच बोल रहे हैं। तो जो डाटा फिड्यूसरीज होते हैं, मतलब जो डाटा को कंट्रोल करते हैं, ये प्राइमरी तौर पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आप जो है MUL के एल्गोरिदम को टेस्ट करिए सबसे पहले। इसके बाद इसको आप अप्लाई कर सकते हैं एक्रॉस देयर ट्रेनिंग मॉडल के ऊपर, ताकि एफिशिएंट डिलीटेशन का काम हो सके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सबसे पहला काम किसके पास है? सबसे पहला काम है उस डाटा कंट्रोलर का कि वो क्या काम करेगा। MUL एल्गोरिदम तो तैयार किया गया है कि इस हिसाब से ये काम करेगी मशीन, इस हिसाब से ये इसको डिलीट करेगी। उसको आप सबसे पहले टेस्ट करिए, इसके बाद इस चीज़ को आप अप्लाई कर दीजिए पूरे ट्रेनिंग मॉडल में। इसी से एफिशिएंट तरीके से डिलीट किया जा सकता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को। लेकिन जो वॉलंटरी अप्रोच है, आज के समय में ये वॉलंटरी है, करना है तो करो, नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो वॉलंटरी अप्रोच है, इससे जो कंपनी होती हैं काफ़ी उनको एक प्रकार से हेडरूम मिल गया है ताकि वो इन्हेंस कर सकें उनके AI मॉडल्स को, एंड प्रिजर्व कर सकें यूज़र्स के राइट को विदाउट अनड्यू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इससे ये लोग क्या काम कर ले रहे हैं आज के समय में, इनका जो AI मॉडल है ना, उसको तेज़ी के साथ में बढ़ाते जा रहे हैं। और
कहना चाहिए उपयोगकर्ताओं के जो अधिकार हैं उनको क्या कर ले रहे हैं, प्रिजर्व करके रख ले रहे हैं। हालांकि समस्या इन मॉडलों को क्रियान्वित करने की विशेषज्ञता और सामर्थ्य में है, जो छोटी कंपनियों को समाधानों का परीक्षण करने से हतोत्साहित कर सकती हैं। जो स्मॉलर कंपनी रहती है ना, उनको थोड़ा सा दिक्कत जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की अप्रोच को, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट अप्रोच या फिर पब्लिक अप्रोच। तो सरकार की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप स्टैट्यूटरी ब्लूप्रिंट तैयार करिए, कैसे करके आप नियम कानून ला सकते हैं, उसका ब्लूप्रिंट खाका तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके लिए आप कुछ सॉफ्ट लॉ बना सकते हैं, हार्ड लॉ की अप्रोचेस ला सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप बोलेंगे कि जो डाटा फिड्यूसरीज हैं, आप पार्टिकुलरली इन नियम कानूनों का पालन करेंगे, मतलब लीगल एक्शन नहीं तो आपके ऊपर लिया जाएगा। ये काम सरकार कर सकती है। ये वाली जो अप्रोच होती है, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज के समय में एआई का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है। तो जो लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग की बात करें हम, 1247 हुआ करते थे 2022 में, 2175 हो चुके हैं 2023 में, अक्रॉस 49 जुरिडिक्शंस में। जो डाटा है ये रिफ्लेक्ट करता है एक हाई पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन को आने वाले समय में, ठीक है। तो अभी तक देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स कर चुके हैं इस मामले में। गवर्नमेंट इशू कर सकती है कुछ गाइडलाइन इस मामले में। एग्जाम्पल के तौर पर यूरोपियन यूनियन का जो एआई एक्ट आया था, इसने अडॉप्ट किया था एक सॉफ्ट लॉ अप्रोच को। इसमें कुछ प्रोविज़न ऐड किए गए थे कि आप डाटा पॉइजनिंग को टैकल करेंगे, ठीक है, मतलब जो डाटा प्रोसेसर है, डाटा को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप डेटा पॉइजनिंग को रोकने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर यह भी कंसीडर किया जा रहा है कि जो डाटा पॉइजनिंग है एज ए फॉर्म ऑफ साइबर अटैक, डाटा पॉइजनिंग हो गया मतलब साइबर अटैक हो गया। एंड यहाँ से ये भी चीज़ें बोली जा रही हैं किसको, डाटा फिड्यूसरीज को, कि आप जो है सिक्योरिटी कंट्रोल भी लेकर के आइए, ठीक है, ताकि जो साइबर सिक्योरिटी है वो बेहतर हो सके, बेहतर लड़ाई लड़ सके रिस्क के साथ में। इसके अलावा सरकार खुद MUL का मॉडल तैयार कर सकती है। अब जैसे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा है MU मॉडल, तो जो फिड्यूसरीज का डाटा होता है कि आप इम्प्लीमेंट करेंगे अक्रॉस प्लेटफॉर्म में यूनिफॉर्मली, आप ऐसी चीज़ ला सकते हैं जो कि पूरे प्लेटफॉर्म में यूनिफॉर्म तरीके से काम करेगी। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल अप्रोचेस की। तो इंटरनेशनल जो अप्रोच होती है वो जोर देती है कि जो नेशन स्टेट हैं, जो देश हैं, वो आपस में एक साथ आएंगे एंड प्रिपेयर करेंगे एक फ्रेमवर्क को, एंड इसको यूनिफॉर्म तरीके से डोमेस्टिक लेवल पर अपनाया जाएगा। इसके ऊपर कहना चाहिए फोकस किया जाता है। अब जैसे कि हम एआई का जो इनोवेशन आज के समय में हो रहा है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है इसके इम्प्लीकेशन की, एंड इट इज़ प्रिफरेबल टू फॉलो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। इसलिए तो कहते हैं जब इसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है इस्तेमाल की, तो एक काम करते हैं ना, इसके लिए हमें यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड तैयार करना चाहिए सब लोगों के लिए। हालांकि जो एफिकेसी है इसके लिए, इस अप्रोच के लिए अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि देश सब जो है अपना अपना आजकल लगे हुए हैं, अपना अपना काम निकालना चाहते हैं। इसी के चलते चलते जो है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काफ़ी महत्वपूर्ण कहना चाहिए आज के समय में रोल हो गया है। जैसे कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक ही संस्था हमको देखने को मिलती है जो कि
MUL स्टैंडर्ड लेकर के आती है एंड इसको अप्लाई किया जा सकता है पूरे के पूरी जुडिक्शन में, पूरी देश दुनिया में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो अप्रोच तैयार करी गई है इसमें एक फॉर्मल ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है एक सॉल्यूशन लाने के लिए, ठीक है। इसको यूटिलाइज किया जा सकता है जनरेटिव AI के लिए एंड प्रिजर्व किया जा सकता है यूज़र की राइट टू फॉरगॉटन वाले काम के लिए। इसके बाद न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ यदि हम जाएं तो भारत में रिजर्वेशन सिस्टम से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। हाल फिलहाल में देखा जाए तो बिहार सरकार की तरफ से रिजर्वेशन दिया गया है। ये जो रिजर्वेशन है 65% पहुंच चुका है। अब लेकिन एक जजमेंट आया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बोला गया था कि जो रिजर्वेशन है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50% से ऊपर है मतलब जो रिजर्वेशन है उसको ख़त्म किया जा सकता है, जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं अपनी तरफ से। अभी हाल फिलहाल में बिहार 65% तक का कोटा लेकर के आ गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है हाल फिलहाल में तुरंत उसने मना नहीं किया है कि हम इसमें रोक लगा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 65% आरक्षण रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मतलब हाई कोर्ट ने बोला था कि 65% का रिजर्वेशन ठीक नहीं है। अब ये लोग कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट गए, बोले कि हाई कोर्ट के फैसले को आप जो है रद्द कर दीजिए। इससे क्या होगा, 65% का जो रिजर्वेशन है वो कंटिन्यू बना रहेगा। वहीं यदि हम बात करें भारत में रिजर्वेशन सिस्टम की, तो देखिए भारत में जो रिजर्वेशन है 3 कैटेगरी में दिया जा रहा है। जैसे कि आप सरकारी संस्थानों में आपको रिजर्वेशन चाहिए, जैसे कि IIT में है, IIM में है, तो ये आर्टिकल 15, 4, 5, 6 में इसका वर्णन है। गवर्नमेंट जॉब जैसे कि IAS, IPS आर्टिकल 16 में इसका वर्णन है, 4 से लेकर के 6 तक। लेजिस्लेचर की बात करें पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, तो इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 334 में। तो 3 जगह है, एक तो आर्टिकल 15, 16 एंड आर्टिकल 334। यहाँ पर आरक्षण से रिलेटेड मुद्दे उठाए गए हैं। 2019 तक पहले क्या चलता था, भारत की जो एकदम पिछड़ी जाति हैं, कैसे समाज में पिछड़ी हुई हैं, उनके साथ में भेदभाव हुआ है, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया जाता था। सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस जिसको हम बोलते थे। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे बीजेपी की सरकार आती है और उसने क्या काम कर दिया, जनरल वालों को भी रिजर्वेशन देना चालू कर दिया। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी वाले गरीब नहीं होते हैं, वो लोग भी गरीब होते हैं, तो उनको भी हम रिजर्वेशन देंगे। तो आज के समय में गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से देखा जाए रिजर्वेशन कितना कितना है। ST को 7.5 है, SC को 15% है, OBC को 27% है, EWS को 10% है। टोटल आप मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 59.5% हो जा रहा है, 59.5% हो जा रहा है। तो ये डेटा हम देखे हैं कहाँ के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए देखे हैं। इसका मतलब ये है कि जो SC, ST और OBC की वैकेंसी है ना, SC, ST और OBC के कैंडिडेट के अलावा आप किसी और से भर ही नहीं सकते हैं, वो खाली ही रह जाएंगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग 60% जो सीट होती हैं इंडिया में वो रिजर्व हैं, ठीक है, जैसे कि ST, SC, OBC एंड EWS के लिए। इसके साथ ही साथ 3% का रिजर्वेशन दिया जाता है फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स को, ठीक है, डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन्स को, सबके ऑल कैटेगरी के लिए रहता है। अब बच जाती हैं कितनी, 60% की सीट, ठीक है, जो कि नॉट ओनली द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट बट ऑल अदर कैटेगरीज लाइक SC, ST, OBC एंड EWS कैन आल्सो कम्पीट। बाकी के लोग भी जो है इस कैटेगरी के अंतर्गत आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर जनरल वाला ही उस चीज़ को फुलफिल करेगा।